कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह बिस्तर से उठना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, और फिर कोई और दिन होता है जब हम बिल्कुल ऊर्जा से भरे होते हैं। तो ये सब है क्या? ये है प्रेरणा का खेल। पर सवाल ये है कि ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ हमारी विल पावर है, या हमारे दिमाग के अंदर कोई छिपा हुआ इंजन है जो हमें दौड़ा रहा है? चलिए आज हम इसी इंजन के पुर्जे पुर्जे खोल कर देखते हैं। तो असल में वो क्या चीज़ है जो हमें चलाती है? क्या कोई बड़ा सा गोल है जो हमने सेट किया है, या फिर हमारी कोई बुनियादी ज़रूरत, या क्या हमारे दिमाग में बस कुछ केमिकल्स का खेल चल रहा है? सच कहूँ तो जवाब है ये सब कुछ। हाँ, ये इन सब का एक मिला-जुला रूप है। इसे ना एक प्याज की तरह समझिए। हमें इसे समझने के लिए एक-एक करके इसकी परतों को छीलना होगा। तो चलिए इस प्रेरणा वाले प्याज की सबसे बाहरी परत से शुरू करते हैं। ये वो परत है जिससे हम सब वाकिफ हैं, गोल सेट करना। हाँ, लक्ष्य निर्धारित करना। अब गोल सेटिंग के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन लॉक और लेथम की थ्योरी बताती है कि ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि ये एक बहुत शक्तिशाली वैज्ञानिक टूल है। अब देखिए, सिर्फ कोई भी लक्ष्य तय कर लेने से बात नहीं बनती। एक असरदार गोल बनाने की ना एक खास रेसिपी होती है। सबसे पहले लक्ष्य एकदम साफ सुथरा यानी क्लियर होना चाहिए। मुझे फिट होना है, ये नहीं, बल्कि मुझे हफ्ते में 3 बार जॉगिंग पर जाना है। ये है क्लैरिटी। दूसरा, वो चैलेंजिंग हो, मतलब थोड़ा मुश्किल, पर ऐसा भी नहीं कि हो ही ना पाए। तीसरा, उसके लिए पूरा कमिटमेंट होना जरूरी है। चौथा, हमें अपनी प्रोग्रेस पर लगातार फीडबैक मिलता रहना चाहिए। और आखिर में, अगर काम बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देना चाहिए। ये पांचों चीजें मिल जाएं तो समझिए प्रेरणा की गारंटी है। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही पावरफुल है। एक सही तरीके से सेट किया गया गोल हमारे कामों को एक डायरेक्शन दे सकता है, एक दिशा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ये सवाल हमें उस प्याज की अगली और ज्यादा गहरी परत तक ले जाता है। देखिए, गोल सेटिंग हमें ये तो बताता है कि कैसे मोटिवेट हुआ जाए, पर ये नहीं बताता कि आखिर ये काम क्यों करता है। इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा। चलिए चलते हैं 1930 में। उस दौर में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी अभी अपने शुरुआती दौर में था। तभी क्लार्क हल नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने कहना चाहिए एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये हमारे बर्ताव के पीछे छिपे क्यों को समझाने की एक बहुत ही शानदार कोशिश थी। तो ये आइडिया असल में बहुत सिंपल है। जब हमारे शरीर को किसी चीज की जरूरत होती है, मान लीजिए भूख लगती है, तो ये एक तरह का एक तनाव पैदा करता है। इसी तनाव को हल ने ड्राइव का नाम दिया। अब जब हम उस जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ करते हैं, जैसे खाना खा लेते हैं, तो वो तनाव कम हो जाता है ना? बस यही राहत एक इनाम की तरह काम करती है। ये हमारे दिमाग को सिखाती है कि अगली बार जब भूख लगे तो यही काम फिर से करना है। और सुनिए, हल सिर्फ इन आइडियाज भी ही नहीं रुके, वो इतने एम्बिशियस थे, इतने ज्यादा, कि उन्होंने इंसानी बर्ताव की भविष्यवाणी करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने की कोशिश की। हाँ, एक फॉर्मूला। अब हमें इस मैथ्स को समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस आइडिया के बारे में सोचिए। ये सोचना ही कितना बड़ा है कि हमारे सारे कामों को एक इक्वेशन में फिट किया जा सकता है। हल ने ये भी समझा कि हमारी सारी मोटिवेशन सिर्फ भूख या प्यास जैसी बायोलॉजिकल जरूरतों से ही नहीं आती। उन्होंने कहा कि हम नई ड्राइव्स भी सीखते हैं, जैसे पैसा। पैसा अपने आप में कोई जैविक जरूरत तो है नहीं, है ना? लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि पैसे से हम खाना खरीद सकते हैं, तो पैसा भी एक बहुत शक्तिशाली सेकेंडरी ड्राइव बन जाता है। तो अब हम उस प्याज की आखिरी और सबसे अंदरूनी परत को छीलने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल कोर तक पहुंचने के लिए। हमने प्रैक्टिकल गोल्स की बात की, फिर साइकोलॉजिकल ड्राइव्स की बात की, लेकिन दिमाग के अंदर बायोलॉजिकल लेवल पर एक ड्राइव असल में होती क्या है? इसका जवाब हमें सीधे न्यूरोसाइंस की रोमांचक दुनिया में ले जाएगा। तो मिलिए डोपामाइन से। अच्छा, इसके बारे में खुशी का केमिकल या फील गुड केमिकल तो खूब सुना होगा, लेकिन सच कहूं तो ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में डोपामाइन खुशी से कहीं ज्यादा प्रेरणा के बारे में है। ये हमारे दिमाग का वो सिग्नल है जो कहता है आगे बढ़ो,
और डोपामाइन सिर्फ एक ही काम नहीं करता, बल्कि यह हमारे दिमाग में 3 अलग-अलग तरह के मैसेज भेजता है। पहला, जब कुछ अच्छा और अनएक्सपेक्टेड होता है तो ये कहता है, वाह ये तो बहुत बढ़िया था, इसे दोबारा करो। दूसरा, जब कुछ बुरा होता है तो ये कहता है, अरे सावधान, इससे दूर रहना है। और तीसरा, जब कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो ये कहता है, अरे सुनो, ध्यान दो, ये जरूरी है। और ठीक जब हमें लगता है कि चलो डोपामाइन की कहानी समझ आ गई, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाल की रिसर्च बताती है कि सारे डोपामाइन न्यूरॉन्स एक जैसे नहीं होते। ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में इनकी 2 अलग-अलग टीमें हैं और दोनों के काम भी बहुत अलग-अलग हैं। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। एक टीम है जिसे हम वैल्यू टीम कह सकते हैं। ये टीम एक फिल्म क्रिटिक की तरह है। ये बस ये पूछती है, ये चीज़ अच्छी है या बुरी। ये अच्छी चीज़ों से खुश होती है और बुरी चीज़ों से निराश। और फिर है दूसरी टीम, सेलियंस टीम। ये एक न्यूज़ एडिटर की तरह है। इसका सवाल होता है, क्या ये खबर ज़रूरी है? इज़ इट इम्पॉर्टेंट? अब न्यूज़ एडिटर के लिए अच्छी और बुरी दोनों ही खबरें ज़रूरी हैं, है ना? बस ये टीम भी अच्छी और बुरी दोनों ज़रूरी चीज़ों पर एक्साइट होती है। ये चार्ट बिल्कुल वही बात दिखा रहा है। ये है वैल्यू न्यूरॉन्स। जब कोई इनाम मिलता है, मान लीजिए एक बढ़िया सा केक, तो ये एकदम एक्टिव हो जाते हैं। जब कुछ नॉर्मल सा देखते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं, और जब कोई बुरी चीज सामने आती है तो ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं। सिंपल, यही वो सिस्टम है जो हमें केक खाने और जले हुए टोस्ट से बचने के लिए कहता है। अब आता है वो हिस्सा जो सच में दिमाग घुमा देता है। ये हैं सेलियंस न्यूरॉन्स। अब देखिए, ये केक मिलने पर तो एक्टिव होते ही हैं, पर ये एक खतरनाक सांप को देखकर भी उतनी ही तेजी से एक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? सोचिए जरा। क्योंकि इनका काम ये बताना नहीं है कि क्या अच्छा है या बुरा। इनका काम है ये बताना कि क्या इम्पोर्टेंट है। और केक हो या सांप, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो होता ये है कि हमारा दिमाग बड़ी चालाकी से इन दोनों सिग्नल्स को अलग अलग रास्तों पर भेजता है। वैल्यू वाला सिग्नल हमें ये फैसला लेने में मदद करता है कि क्या करना है, किसी चीज की तरफ जाना है या उससे दूर भागना है, जबकि सेलियंस वाला सिग्नल हमें ये बताता है कि किस चीज पर ध्यान देना है। क्या कमाल का सिस्टम है ना? ठीक है, तो हमने एक लंबा सफर तय किया है। प्रैक्टिकल गोल सेटिंग से शुरू करके हम गहरे साइकोलॉजिकल ड्राइव्स तक गए और आखिर में दिमाग के न्यूरॉन्स तक पहुंच गए। अब चलिए इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। चलिए इसे नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। सबसे गहरे लेवल पर हमारे दिमाग में डोपामिन न्यूरॉन्स हैं, जो लगातार दुनिया को स्कैन कर रहे हैं और बता रहे हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या जरूरी है। ये सिग्नल हमारी बुनियादी मनोवैज्ञानिक ड्राइव्स पैदा करते हैं, अच्छी चीजों को पाने और बुरी चीजों से बचने की चाहत। और फिर सबसे ऊपरी लेवल पर हम अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके इन रॉ ड्राइव्स को सही दिशा देने के लिए लक्ष्य यानी गोल सेट करते हैं। तो प्रेरणा का असली मतलब यही है। ये कोई एक चीज नहीं है, ये तो हमारे कॉन्शियस इरादों और हमारे दिमाग की पुरानी ऑटोमेटिक समझदारी के बीच एक खूबसूरत डांस जैसा है। ये हमारे मॉडर्न दिमाग और हमारे एंशिएंट ब्रेन के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हमारा दिमाग पहले से ही हमें ये बताने के लिए बना है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या महत्वपूर्ण है, तो सवाल ये है कि हम अपने लिए कौन से लक्ष्य चुनते हैं, हम इस सिस्टम को कौन सी दिशा दिखाते हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल सवाल है।